किस्सा 2005 का है। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था। ये बीजेपी का अटल आडवाणी का दौर था। अटल बिहारी वाजपेयी भागलपुर में एक रैली करने जा रहे थे। अरुण जेटली ने उन्हें समझाया कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम की घोषणा कर दी जाए। अटल मान गए। भागलपुर की रैली में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान तय हो गया। अटल भागलपुर पहुंचे। रैली की भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, परिवारवाद पर अपने अंदाज में ठहर ठहर कर खूब तीखे हमले उन्होंने किए। सब कुछ कह दिया, बस नीतीश कुमार के नाम की घोषणा करना भूल गए। बाद में एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित किया। रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री हम क्यों कह रहे हैं? आप आज की ये सबसे बड़ी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को आप बिहार की बदलती राजनीति का कवर फोटो भी कह सकते हैं। बिहार की राजनीति से रुखसती लेकर नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं। 2 दशक का नीतीश काल खत्म होने जा रहा है। टैलेंट टॉप शो में आज बात बिहार और नीतीश कुमार की होगी। नीतीश की राजनीति और जेडीयू के भविष्य की भी होगी। साथ ही बात होगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध की भी बात करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर भारत की पहली प्रतिक्रिया फाइनली आई है। और जानेंगे कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में ईरानी नौसैनिकों की मौत पर क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Sensodyne DSP and Goldi Masale. वैसे तो ये कल ही तय हो गया था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए मान गए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं की नाराज़गी की आवाज़ें थीं, लेकिन आज सुबह 10:54 पर नीतीश के एक्स हैंडल से पोस्ट आया। इस बात की घोषणा हो गई कि वो एक बार फिर दिल्ली की राह पर जा रहे हैं। कुछ देर बाद अमित शाह पटना में मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पहुंचे। कुछ देर बाद उनके साथ ही नीतीश बिहार विधानसभा पहुंचे और राज्यसभा सीट के लिए नामांकन उन्होंने भरा। राजनीति कैसे बदली है? पत्रकारों का काम कैसे बदला है? बिहार की राजनीति में उठापटक के 24 घंटे इस बात की बानगी हैं। 2-3 मार्च को ये खबर आई कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होने जा रहे हैं। उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। निशांत पिता के साथ रहते हैं, लेकिन अब तक राजनीति से दूर हैं। विपक्ष अभी परिवारवाद पर ठीक से नीतीश बीजेपी को घेर भी नहीं पाया था कि खबर ही बदल गई। 24 घंटे के भीतर ये खबर आ गई कि निशांत नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जा रहे हैं। यानी बिहार को अब नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। किसी का ये कहना या मानना कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना पिछले 24 घंटे में ही तय हुआ, ये राजनीतिक भोलेपन के अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी और जेडीयू ने इस बात का ध्यान रखा कि नीतीश की बिहार से विदाई की खबर अचानक नहीं जानी चाहिए। कार्यकर्ताओं और पार्टी समर्थकों में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। इसलिए सलीके से पहले निशांत की राजनीति में एंट्री की खबर बाहर आई और उसके बाद नीतीश कुमार की रुखसती की। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो तो पहले से ही बोल रहे थे कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। बीते साल 8 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी को 89 सीटें मिली, जेडीयू को 85। दोनों ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को 4 सीटें ज़्यादा मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर पहली प्रतिक्रिया दी एक्स पर। उनकी पोस्ट में पहली पंक्ति थी, सुशासन की जीत हुई है। अगली पंक्ति में लिखा था, विकास की जीत हुई है। नीतीश कुमार को उनके समर्थक सुशासन बाबू भी कहते हैं। बीजेपी पिछले 1 दशक से ज़्यादा से केंद्र की राजनीति में विकास पर खूब जोर देती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पोस्ट लिखा तो उसमें सुशासन को विकास से पहले तरजीह दी। वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना भी दिया गया। हालांकि दावे होने लगे कि नीतीश को स्वास्थ्य लाभ लेने की ज़रूरत है। तेजस्वी और उनकी पार्टी के नेता
नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते रहे। नीतीश कुमार के बतौर मुख्यमंत्री ये टर्म पूरा करने पर भी सवाल उठते रहे, लेकिन नीतीश का ये कार्यकाल इतना छोटा होगा इसका अंदेशा शायद ही किसी को रहा हो। नीतीश ने तो अपनी एक्स पोस्ट में लिखा है कि उनका मन है राज्यसभा जाने का। अब विपक्ष का कहना है कि ये सब तक लिख करके उन्हें दिल्ली से दिया गया है। तमाम बातें अपनी जगह, ये नीतीश जी की लैंग्वेज नहीं है। विरोध और समर्थन दोनों में उनके साथ रहे। ये दिल्ली में लिखा गया ट्वीट है। मतलब कितना बचकाना लगता है ये सुनना भी। मतलब मैं कहूंगा, हमारी छोड़िए, बिहार में किसी बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे से कहिएगा ना कि ये ट्वीट इसका मतलब क्या समझते हो, वो कहेंगे कि ना, ये पटना में नहीं लिखा गया। विपक्ष का काम आलोचना का है, लेकिन ये सवाल तो उठता है कि आखिर चुनाव के 4 महीने में ही नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने के लिए क्यों तैयार हुए। क्या ये चुनाव के पहले ही तय हो गया था कि नीतीश कुमार कुछ ही दिन मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद बीजेपी के लिए कुर्सी छोड़ देंगे? उनको एक इशारा दिया गया कि उनको अब स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। इसके बाद चीजें बदलने लगी। नीतीश तनाव में आ गए, उन्होंने तत्काल इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। उनके सहयोगी ने उनको मनाने की कोशिश की। फिर ये तय हुआ कि संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है जदयू के और उनके काफी करीबी हैं, वो जाकर भाजपा के साथ बात करेंगे और नए शर्त पर बातचीत होगी। अगले दिन जब संजय झा लौट के आए, इस बीच नीतीश लगभग मन बना चुके थे कि अगर ज्यादा दबाव होगा तो वे इस्तीफा देकर राजनीति से अलग हो जाएंगे और फिर कोई बात नहीं होगी। लेकिन संजय झा एक फार्मूला लेके आए और फिर उनके साथ बातचीत हुई और फिर नीतीश ने बाहर आकर अपने साथ के लोगों से कहा कि अब ये फैसला हो चुका है। जैसे ये सरकार बनी थी उसी वक्त बीजेपी ने एक तरह से इशारा कर दिया था जदयू को कि नीतीश अपने स्वास्थ्य के कारण अब चलने वाले नहीं हैं, इनको रिप्लेस कर लेना चाहिए। लेकिन उस वक्त जदयू के बड़े नेताओं ने बीजेपी से कहा था कि चूंकि अभी चुनाव नीतीश के नाम पर हम लोग जीते हैं, इतने जल्दी बदलना ठीक नहीं होगा। जदयू ने यह भी कहा था कि हम लोग अभी निशांत को तैयार कर रहे हैं नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में, इसमें वक्त लग रहा है। लेकिन जब बीजेपी को ये पता चला कि निशांत को राज्यसभा भेजा जा रहा है, इसका मतलब उन्हें ये समझ में आया कि नीतीश अभी और डिले करेंगे कुर्सी छोड़ने में, इसलिए ये दबाव बनाया गया था। एक सवाल यहाँ और बनता है, क्या पुत्र मोह ने नीतीश कुमार को कुर्सी से उतरने पर मजबूर कर दिया? पर उससे पहले नीतीश का एक पुराना बयान सुन लीजिए। महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है, इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। लेकिन समय अब बदल चुका है। अब तक लालू यादव को परिवारवाद पर घेरने वाले नीतीश ने अपने बेटे के लिए राजनीति की राह प्रशस्त कर दी है। निशांत कुमार जेडीयू में आधिकारिक तौर पर शामिल होंगे। ऐसी खबरें हैं कि उन्हें बिहार की नई सरकार में डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। यानी नीतीश के कुर्सी खाली करने के बदले में निशांत को कुर्सी दी जाएगी। एक किस्सा पहले सुन लीजिए। 1999 की बात है। देश के रेल मंत्री थे तब नीतीश कुमार। उनके बेटे निशांत झारखंड के रांची के पास बीआईटी मेसरा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उनके साथ बिहार की इस्लामपुर सीट से मौजूदा विधायक रुहेल रंजन भी पढ़ते थे। रुहेल दिवंगत विधायक राजीव रंजन के बेटे भी हैं। रुहेल और निशांत रांची से पटना आ रहे थे। दोनों ने ट्रेन की टिकट कराई। रुहेल का टिकट तो कंफर्म हो गया, लेकिन निशांत का नहीं हो पाया। निशांत रुहेल की सीट पर ही बैठकर आ गए, लेकिन ना तो अपने रेल मंत्री पिता नीतीश कुमार को फ़ोन किया, ना ही ट्रेन में टीसी को बताया। ये किस्सा रुहेल रंजन ने इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह को सुनाया था। जो बेटा अपने रेल मंत्री पिता को ट्रेन की सीट के लिए फ़ोन नहीं करता है, उसे पिता की मुख्यमंत्री की कुर्सी के बदले उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा रही है। निशांत अपने पिता की जगह भर पाएंगे या नहीं, उसके साथ न्याय कितना कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जेडीयू के भविष्य को लेकर के कुछ प्रश्न, कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आने वाले समय में पार्टी की कमान निशांत के हाथों में ही रहेगी या जो नीतीश के करीबी हैं अब जेडीयू को वही लोग चलाएंगे। इस लिस्ट में कुछ नाम है। पहला नाम संजय झा का है, जो फिलहाल जेडीयू के
नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। नीतीश के बाद इन दिनों पार्टी में सबसे पावरफुल नेता वही हैं। राज्यसभा सांसद हैं, लंबे समय तक बिहार में विधायक रहे हैं और नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। नीतीश के करीबी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी से भी अच्छे संबंध रखते हैं। दूसरा नाम है ललन सिंह का। ललन सिंह इन दिनों केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, नीतीश के करीबी माने जाते हैं, पार्टी की कमान संभाल चुके हैं, जेडीयू के बड़े नेताओं में वो भी गिने जाते हैं। एक और नाम है विजय कुमार चौधरी का। बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के कोर ग्रुप के नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या इन लोगों के होते हुए पार्टी चलाते हुए निशांत की भूमिका क्या रहेगी? क्या उन्हें तेजस्वी जितनी जगह उतनी फ्रीडम मिलेगी या नीतीश के करीबी उन्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे? बिहार की पॉलिटिक्स अब पावर ट्रांसफर के दौर में चली गई है। अब बीजेपी को निर्णय लेना है कि क्या ये पावर ट्रांसफर ओबीसी टू ओबीसी रहेगा या ओबीसी टू ईबीसी भी जा सकता है। ये बीजेपी को निर्णय लेना है। जदयू को यह देखना है कि क्या नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार के साथ मोस्ट प्रोबेबली डिप्टी सीएम में उनका नाम चल रहा है, वो अपने पार्टी को क्या 30 के चुनाव के बियॉन्ड ले जा सकते हैं। 30 तक तो ले ही जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। अगर वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, वो पॉलिटिक्स में नहीं रहे हैं लेकिन फ्रॉम रिंग साइड व्यू से सीएम हाउस के अंदर रहते हुए पिता को तो देख रहे हैं इतने सालों से, जितना भी रीडिंग मटेरियल आता था, जो भी पॉलिटिक्स होती थी, सबको एक साइड लाइन से और सत्ता के केंद्र में रह के बिना कुछ बोले हुए देख तो रहे थे। सीख तो नैसर्गिक रूप से पॉलिटिशियन के बेटे हैं, इतनी तो समझ होगी ही। पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। अगर वो इवॉल्व करते हैं एज ए मैच्योर लीडर इन कमिंग 4-5 ईयर, तो जेडीयू को अभी एक चुनाव के बियॉन्ड भी हम पॉलिटिकल लॉन्जिविटी देने की ताकत रखते हैं। नहीं तो बाइपोलर पॉलिटिक्स हो जाएगी। इट विल बी एक खेमे में बीजेपी एंड एलाइज होंगे, दूसरे खेमे में आरजेडी एंड एलाइज होंगे। दो ध्रुवीय पॉलिटिक्स होगी और उसमें थोड़ा सा प्रशांत किशोर एक तीसरे दूब बनाने की कोशिश करेंगे। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और एनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। इन सब सवालों से बड़ा सवाल ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कुछ नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं और जाहिर है पहला नाम है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी मुंगेर के कोयरी कुशवाहा ओबीसी समुदाय से आते हैं। अभी बिहार के वो उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, भाजपा विधायक दल के नेता भी हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में वो कृषि मंत्री बने थे, बाद में वो जेडीयू में गए और फिर भाजपा में आ गए। 2014 में जब बीजेपी ने जीतन राम मांझी को समर्थन देने का ऐलान किया तो सम्राट चौधरी ही थे जिन्होंने राजद के विधायकों को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। दूसरा नाम दिलीप कुमार जायसवाल का चल रहा है। बनिया समाज से आते हैं, खगड़िया ज़िले के उसरी गांव के रहने वाले हैं, बिहार के उद्योग और सड़क निर्माण मंत्री हैं, लंबे समय तक भाजपा के कोषाध्यक्ष रहे और अब 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें भाजपा के पारंपरिक वैश्य और व्यापारी वर्ग के समर्थन को संभालने वाला नेता माना जाता है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में संगठन को संभालने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। अगला नाम नित्यानंद राय का भी है। केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के विश्वस्तों में गिने जाते हैं। इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस आप एक किस्सा सुन लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव का समय था, चिराग पासवान सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बमके हुए घूम रहे थे। बीच बीच में सोशल मीडिया में कुछ ऐसा लिख देते कि विरोधी ताली बजाने लगते। सूत्र बताते हैं कि तब अमित शाह ने नित्यानंद राय को काम पर लगाया। नित्यानंद राय और चिराग पासवान के अच्छे संबंध रहे हैं। 2022 में रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग से उनका 12 जनपद स्थित बंगला खाली करा लिया गया था। बताया जाता है कि तब चिराग का साजो सामान नित्यानंद राय के आवास पर ही रखा गया था। नित्यानंद राय चिराग पासवान को मनाने के लिए 9 अक्टूबर 2025 की सुबह उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। तब चिराग अपने आवास पर नहीं थे, मंत्रालय गए थे। चिराग की मां रीना पासवान से उनकी बात हुई और फिर नित्यानंद राय लौट आए। दोपहर को नित्यानंद एक बार फिर चिराग के आवास पहुंचे। इस बार चिराग मिल गए। चिराग और उनकी मां के साथ राय की लंबी बातचीत हुई, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। 9 अक्टूबर की ही रात एक बार फिर नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर पहुंचे। इस बार साथ में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी थे। लगभग 25 मिनट तक बात हुई। इसके बाद चिराग से हाथ मिलाते हुए धर्मेंद्र प्रधान बाहर निकले, लेकिन मीडिया से कुछ बातचीत नहीं की। चिराग भी कुछ नहीं बोले। अगली सुबह 10 अक्टूबर को नित्यानंद राय एक बार फिर से
चिराग पासवान के घर पहुंचे। अब की बार लगभग 30 मिनट की बातचीत हुई। चिराग बाहर आए। इस बार चेहरे पर मुस्कान थी। चिराग को सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पर मनाने के लिए नित्यानंद राय 24 घंटे में 4 बार उनके घर गए थे। चिराग को 29 सीटें मिली थी। चुनाव में उनकी पार्टी ने 19 सीटें जीती और एनडीए को 243 में से 202 सीटें मिली। एक और नाम आप चर्चा में सुन रहे होंगे। मुख्यमंत्री बनने की रेस में पटना की दीघा विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी आ रहा है। चौरसिया भी वैश्य समाज से आते हैं और उन्हें पटना क्षेत्र में मजबूत संगठनात्मक पकड़ वाला नेता माना जाता है। लंबे समय से विधायक रहने के कारण उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव भी है। संजीव चौरसिया के पिता गंगा प्रसाद भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और पूर्व में सिक्किम के गवर्नर भी रह चुके हैं। वैसे बीजेपी के लिए एक बात और कही जाती है कि जिसका भी नाम रेस में आ जाता है, सुर्खियों में आ जाता है, वो अपने आप रेस से बाहर हो जाता है। बहरहाल अंतिम फैसला तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। बिहार की जातीय और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए बीजेपी ऐसा चेहरा लाने की कोशिश करेगी जो संगठन, सामाजिक संतुलन और आगामी चुनावी रणनीति तीनों को साध सके। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के चुनाव में इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि अगले 1 साल से भी कम समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। बिहार को नया मुख्यमंत्री तो मिल जाएगा, लेकिन बिहार अब पोस्ट नीतीश, पोस्ट लालू पॉलिटिकल एरा की ओर बढ़ चला है। यानी बिहार की राजनीति अब नीतीश लालू की राजनीति से आगे बढ़ चुकी है। ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक युग का अंत हो रहा है। एक सोशलिस्ट पॉलिटिक्स जिसकी शुरुआत लालू प्रसाद ने मार्च 1990 में मुख्यमंत्री बनने के साथ किया, तो तकरीबन अब मार्च ही चल रहा है। 36 वर्षों के बाद एक सोशलिस्ट डोमिनेंस जो था उस पॉलिटिक्स का अंत हो रहा है ब्रॉड पिक्चर में। और नॉर्थ बिहार की पॉलिटिक्स में बिहार अभी तक बीजेपी के लिए फाइनल फ्रंटियर बना हुआ था। वो फाइनल फ्रंटियर आज टूट गया और बीजेपी की बिहार की पॉलिटिक्स जो ग्रीन डोमिनेटेड थी, मतलब सोशलिस्ट डोमिनेटेड थी, अब वो आने वाले दिनों में सैफरन डोमिनेटेड होगी। अगर वो सैफरन डोमिनेंस होगा, बीजेपी का डोमिनेंस होगा, तो बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत सारी धाराएं हैं। कांग्रेस भी पनपी है, सोशलिस्ट पार्टी भी पनपी है, कम्युनिस्ट भी यहाँ पनपे हैं। तो यहाँ की पॉलिटिक्स में जैसे ही एक तरह से बाइपोलर या एक धार्मिक ध्रुवीकरण शुरू होगा, आप देखेंगे कि जो दूसरे खेमे हैं उनको ओपनिंग मिलेगी। अब क्या है, नीतीश कुमार बरगद के वृक्ष थे, लेकिन अब जो है वो सत्ता जिसके पास आएगी, सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन, अब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। तेजस्वी का स्कोप बढ़ेगा, चिराग पासवान का स्कोप बढ़ेगा, प्रशांत किशोर का स्कोप बढ़ेगा, कांग्रेस की राजनीतिक भी थोड़ा सा इस तरह से अपने आप को एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। भले ही बीजेपी संख्या बल पर आने वाला 5 साल निकाल लेगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद की पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कि कंपटीशन अब बिहार की पॉलिटिक्स में वो फियर्स कंपटीशन होगा। एक सवाल और है, बिहार के लिए नीतीश कुमार के मायने क्या थे? जीतन राम मांझी के 278 दिनों के कार्यकाल को छोड़ दें तो नीतीश 2 दशक तक बिहार की सत्ता के शीर्ष पद पर रहे। इतने लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार को बिहार कैसे देखता है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। पहले एक नज़र नीतीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर डाल लेते हैं। नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं उसकी आबादी बिहार में लगभग 2.8% है और लालू प्रसाद यादव का जो यादव वोट बैंक है उसकी आबादी 14% है। आडवाणी की रथ यात्रा रोककर लालू प्रसाद यादव ने माइनॉरिटीज़ में भी अपनी पकड़ बना ली थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में ये संदेश देने की कोशिश की कि उनके रहते बिहार में तथाकथित ऊंची जातियों का वर्चस्व नहीं चलेगा, पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय देने की बात की गई। लेकिन धीरे धीरे ये धारणा बनने लगी कि लालू की सत्ता का फ़ायदा मुख्य रूप से यादव समाज को, जो एक प्रभावशाली ओबीसी समूह है, उन्हें ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए नीतीश कुमार ने अपनी नई राजनीतिक ताकत अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, महिलाओं और महादलितों के बीच बनाने की रणनीति अपनाई। लेकिन बात सिर्फ सामाजिक दायरा बढ़ाने की नहीं है। नीतीश को बिहार की कानून व्यवस्था सुधारने, महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने, सड़कों का जाल बिछाने के लिए भी जाना जाता है। नीतीश कुमार ने एक उस टाइम में पॉलिटिक्स में आए जब बिहार में देखिए एक सोशल चर्न तो हो रहा था, ओबीसी ट्रांसफर पावर हो गया था, सत्ता आ गई थी, खाट मिल गया था, लेकिन रोटी नहीं मिल रही थी, सड़क नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने गवर्नेंस की तरफ, सोशल इंजीनियरिंग को गवर्नेंस की तरफ ले गए
गुड गवर्नेंस की तरफ ले गए। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन की आप नीतीश कुमार को आ जाता है, एक वर्ड में कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मैन एंड सोशल इंजीनियरिंग मैन ऑफ बिहार। एक पर्सन जिसने कि सोशल इंपावरमेंट किया, महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे काम किए, पंचायत में 50% रिजर्वेशन, 35% सरकार में पुलिस की जॉब में। अब देखा, अब अभी हमारी सबसे बड़ी पुलिस बटालियन बिहार की, हमारी जो फोर्स का जो कंपोनेंट होता है उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज वुमेन फोर्स का बिहार में हो गया है। ये नीतीश कुमार के राज में हुआ। नीतीश कुमार ने सुशासन का वादा किया और इसे बखूबी निभाया भी, और 20 साल में जो है तस्वीर बदली है। सड़कों का जाल बिछाया, बिजली गांव तक पहुंची, बेटियां साइकिल पर सवार होकर स्कूल गई, अपहरण उद्योग का बिल्कुल खात्मा हुआ, बिहार का ग्रोथ रेट कई सालों तक नेशनल एवरेज से भी ऊपर रहा, ये बड़ी बात है। और अभी बिहार का GSDP 8.5 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो काफ़ी स्टेट से काफ़ी ऊपर है। पर कैपिटा इनकम 2005 में हमारी 7,914 थी, जो आज लगभग 76,000 है। वो भी लगभग 10 टाइम्स की बढ़ोतरी हुई है। लिटरेसी रेट 47% से बढ़कर 71% हुई है। लेकिन एक सच ये भी है कि पर कैपिटा इनकम हमारा बिहार का अभी भी काफ़ी नीचे है, देश में काफ़ी नीचे है। जो देश का नेशनल एवरेज है वो अराउंड 2.05 लाख है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी हमारी स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 13 टाइम्स बढ़ी है। परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हम बहुत पीछे हैं। 54% वर्कफोर्स अभी भी खेती पर निर्भर है। पर ओवरऑल नीतीश कुमार बिहार के लिए वरदान साबित हुए हैं। तो नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं। देखना है कि पटना कौन आता है, कोई पटना वाला ही या बाहर वाला। बिहार की हर राजनीतिक हलचल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पिछले 5 दिनों से अली खामेनेई की मौत पर भारत सरकार से प्रतिक्रिया मांगी जा रही थी। सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे। 5 मार्च को पहली प्रतिक्रिया आ गई। भारत ने आज पहली बार ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया। सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिल्ली के ईरान दूतावास में उनके निधन पर संवेदना जताई, कॉन्डोलेंस बुक पर साइन करके श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने अमेरिका या ईरान का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि भारत मिलिट्री सॉल्यूशन के पक्ष में नहीं है। भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है। और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की जंग की आंच भारत पर भी आ गई है? भारत के ईरानी मेहमानों पर अमेरिका का हमला किस ओर इशारा करता है? पिछले 24 घंटे से ये सवाल विपक्ष और राजनयिक उठा रहे हैं। वजह रमज़ान के महीने में होली के दिन अमेरिका ने ईरान के एक लड़ाकू जहाज़ डेना को हमला करके डुबो दिया। हमला हिंद महासागर में हुआ। 87 लोगों की जान की पुष्टि हो गई, 32 लोगों को बचाया गया और 30 के करीब लापता हैं। इन पर हमला हुआ वो हमारे मेहमान थे, ईरान की नौसेना में काम करते थे। परंपरा के तहत फरवरी में सैन्य अभ्यास करने आए थे। हमारे राष्ट्रपति को उन्होंने सल्यूट किया, हमारे नौसैनिकों के साथ उन्होंने परेड की। मार्च में वापस लौट रहे थे, लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले ही उन्हें मार डाला गया। हमले का वीडियो वायरल है, खुद अमेरिका ने इसे जारी किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने हमले की पुष्टि भी की है। जहां ये हमला हुआ उसके सबसे नज़दीक श्रीलंका है। वो घायल सैनिकों की मदद करने में जुटा है। बता रहा है कि उसने हमले के बाद पानी में तैरते हुए लोगों को खोजा, उन्हें बचाया। विपक्ष के अलावा विदेशों में लंबे समय तक राजनयिक रहे लोगों ने भी सवाल पूछे हैं।
पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल का कहना है कि हमला अमेरिका की सोची समझी रणनीति थी। एक्स पर लिखा कि सैन्य अभ्यास में आया ईरानी जहाज प्रोटोकॉल के तहत किसी भी तरह का गोला बारूद साथ नहीं लाया था, यानी ईरानी जहाज निहत्था था। अमेरिकी पनडुब्बी का हमला पहले से सोचा समझा था। उसने भारत की संवेदनशीलताओं को नज़रअंदाज किया है। जानकार कह रहे हैं कि अमेरिका के इस हमले के लिए भारत राजनीतिक या सैन्य स्तर पर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भारत की जिम्मेदारी नैतिक और मानवीय स्तर पर तो है। उधर अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी की ओर से दावे किए गए कि अमेरिका भारतीय नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए कर रहा है। इन दावों को सरकार की PIB फैक्ट चेक टीम ने गलत बताया है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।